नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद के सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट एसएसटी का टेस्ट लेकर। दोस्तों इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे जो कि रीट लेवल 2 एसएसटी के मॉडल पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 25 सही करते हो, 20 से 25 के बीच में सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों चैनल पर रीट से संबंधित टेस्ट सीरीज चालू है। पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? वृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, दुर्ग महल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, वृहत स्नानागार। जो हड़प्पाकालीन इमारत है वृहत स्नानागार, जो कि सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो में स्थित है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। और राखलदास बनर्जी ने यहाँ पर खुदाई की थी, तो यहाँ पर जो वृहत स्नानागार मिला है इसे जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, दिव्यावधान, ऋग्वेद, सुत्त पिटक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अंगुत्तर निकाय। जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे उनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। तो विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं? अरहत, केवली, स्थित प्रज्ञ, समत्व योगी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अरहत। जैन दर्शन में जो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति है उनको अरहत यानी पूज्य माना गया है। तो विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पंदोक सन्निरोधे, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। मंदिर को गंदा करने पर, पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर और कूड़ा फेंकने पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। दोस्तों अपन जानते हैं कि जो पंख होता है, पंख का मतलब कीचड़ होता है, तो इस प्रकार से भी अपन इसका अर्थ विकल्प नंबर 3 से ले सकते हैं। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया कहलाता था? अधिपति, जेठक, अग्रपति, वणिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, जेठक। प्राचीन भारत में जो श्रेणी का मुखिया होता था वो जेठक कहलाता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा शिकोह, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अमीर खुसरो ने नूहे सिपीहर की रचना की थी और इनको तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बिठाया? बसालत खान, प्रताप सिंह, कृष्णराज, नंदराज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कृष्णराज। दोस्तों वेलेजली ने टीपू की मृत्यु के बाद में वहाँ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और जो कृष्णराज है, कृष्णराज था अडयार वंश का राजा। अडयार जो इनसे पहले वंश था उसके एक वंशज कृष्णराज को गद्दी पर बिठा दिया था। तो विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता? इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र बोस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कहते थे कि वे विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, केशव चंद्र सेन और उसके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? आदि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, धर्म समाज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया।
जो भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी इसको जाना जाता था। दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उसका नाम भारतीय ब्रह्म समाज रखा गया था, जबकि पूर्व में स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही होगा, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था? महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर, बंकिम चंद्र चटर्जी और बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, 1891 में जो यहाँ पर दे रखा 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया था। इस नियम में ये प्रावधान था कि जो लड़की है, लड़की के साथ यौन संबंध, उसकी सहमति से यौन संबंध बनाने की जो उम्र है पहले 10 वर्ष थी, उसको बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया था एज ऑफ कंसेंट बिल के तहत। तो बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था कि ब्रिटिश सरकार को हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 310। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 अनुच्छेद 310। जो प्रसाद का सिद्धांत है अनुच्छेद 310 के तहत इसको सम्मिलित किया गया। इसके अनुसार यही है कि राज्यपाल जो है, जिनकी नियुक्ति करता है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो ये अनुच्छेद 310 है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, अगस्त 2009, जुलाई 2009, 1 मार्च 2010। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अप्रैल 2010। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है, वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षालेख और निषेध। तो बताइए इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो जारी की जाती है। दोस्तों, न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट जारी किए जाते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षालेख, उत्प्रेषण और प्रतिषेध या निषेध। इस प्रकार से 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए: डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। तो बताइए इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी है वो 1977 से 1982 तक जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, निर्विरोध रूप से, और 1977 से 82 तक ये पद पर रहे थे, निर्विरोध राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत में उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम है: जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जीएस पाठक, बीडी जत्ती, हिदायतुल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती, जीएस पाठक, एसडी शर्मा, राधाकृष्णन, वेंकटरमण, हिदायतुल्लाह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और जीएस पाठक। दोस्तों, जो जाकिर हुसैन है ये 1962 से 67 तक उपराष्ट्राध्यक्ष रहे थे, यानी उपराष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद में जो वराह वेंकट गिरी है, वीवी गिरी, ये 1967 से 69 तक रहे थे, और एस पाठक यानी गोपाल स्वरूप जो पाठक हैं वो 69 से 74 तक रहे थे, 1969 से 1974 तक। तो विकल्प नंबर 1 अपना यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, श्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत का उप प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था? फरवरी 2002, मार्च 2002, मई 2002, जून 2002। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 जून 2002। जून 2002 में लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है: विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। जो न्यायिक पुनरीक्षण है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। इसके तहत न्यायालय जो है अपने आदेश का दोबारा से निरीक्षण कर सकता है, उस पर विचार कर सकता है। तो विकल्प नंबर 3 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सही आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, नियुक्त। दोस्तों अनुच्छेद 164 के अनुसार जो राज्यपाल है वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। विकल्प नंबर 4 सही होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित करता है अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 167। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अनुच्छेद 167। जो अनुच्छेद 167 है वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है। पवन तंत्र, भूकंप संभावित क्षेत्र, ज्वालामुखी गतिविधि, ज्वार रचना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, पवन तंत्र। जो हेडली सेल है वो पवन तंत्र से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, जोजिला दर्रा जोड़ता है कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल और तिब्बत को, लेह और श्रीनगर को, लेह और कारगिल को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, लेह और श्रीनगर को। लेह लद्दाख में स्थित है और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इन दोनों को जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, लद्दाख। भारत के जो लद्दाख है उसे छोटा तिब्बत कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, टोडा जनजाति का आवास स्थल क्या है। शिवालिक श्रेणी, अरावली श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी, कैमूर श्रेणी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, नीलगिरी श्रेणी। टोडा जनजाति का आवास कहा जाता है नीलगिरी श्रेणी को। और इनका दावा है टोडा जनजाति का कि ये आर्यों के वंशज है। इन्हें टोडी और टोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, करेवा भूआकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है। करेवा भूआकृति हिमालय किस भाग में पाई जाती है। सिक्किम हिमालय, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, अरुणाचल हिमालय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कश्मीर हिमालय। जो करेवा भूआकृति है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कश्मीर घाटी के जो झील के निक्षेप हैं उन्हें करेवा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कुमाऊं हिमालय नदियों के मध्य विस्तृत है। सिंधु व सतलज, काली व तीस्ता, सतलज व काली, सतलज व तीस्ता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सतलज व काली। सतलज व काली नदियों के बीच में कुमाऊं हिमालय स्थित है और यह 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है जिसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर दोस्तों 1936 में जो बाघ हैं, लुप्त प्राय बाघ हैं, उनकी रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास में यह स्थित है और बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है। दुर्गापुरा, राउरकेला, कुल्टी, भिलाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कुल्टी। जो कुल्टी है
वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा शासित नहीं है, जबकि दुर्गापुरा, राउरकेला और भिलाई इनके द्वारा शासित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना। कोपेन, केंड्रयू, त्रिवार था, थार्नवेट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार वर्षा को माना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3, त्रिवार था। दोस्तों त्रिवार था ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण में वर्षा को आधार माना है। जो कोपेन है उसने वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना है, थार्नवेट ने वर्षा को माना है और त्रिवार था ने भी वर्षा को माना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, आभानेरी पर्यटन स्थल जिसके लिए प्रसिद्ध है। मध्यकालीन दुर्ग, 8वीं शताब्दी के मंदिर, पर्वतीय क्षेत्र, चित्रकला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, 8वीं शताब्दी के मंदिर। जो आभानेरी है वो 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। केला देवी का मेला कब लगता है। चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष और वैशाख कृष्ण पक्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, चैत्र शुक्ल पक्ष। दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को केला देवी का मेला भरता है और यहाँ पर भक्त जो गीत गाते हैं उन्हें लांगुरिया कहते हैं। जो केला देवी का मंदिर है वो कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध नहीं, कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।